नमस्कार, वेलकम। आज हम फिर से बात करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की। लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ अकाउंटिंग टर्म्स को पढ़ा था, डिस्कस किया था। आई होप कि आपने वो वीडियो देख लिया है। और ये उन टर्म्स से आगे वाली टर्म्स हैं और इनमें हम उन टर्म्स का भी यूज़ करेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए। उस अकाउंटिंग जो है एक प्रोसेस में चलता है, आइटम्स आपस में रिलेटेड हैं। पहले आपके पास पैसा आएगा, उस पैसे को लगा के आप एसेट खरीदोगे। तो इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि एक टर्म दूसरे से रिलेटेड नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप पहले वाला वीडियो देख लेंगे तो अब जो टर्म्स आ रही हैं उनको आप बेटर वे से समझ पाएंगे। ये जो अकाउंटिंग टर्म्स हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों हैं? आपके एग्जामिनेशन, चाहे आपने 10th 11th का एग्जामिनेशन देना है, बीबीए, बीकॉम, एमबीए, एमकॉम का एग्जामिनेशन देना है, डिग्री पाने के लिए सीएस का एग्जामिनेशन आपने देना है, वहाँ तो ये इंपॉर्टेंट है ही। पर उसके बाद आप जब नौकरी के लिए जाएंगे तो आपको एक एग्ज़ाम देना होगा, रिटन टेस्ट देना होगा, नेट जैसा एग्जामिनेशन आपको देना होगा। चाहे आप स्कूल टीचिंग में जाते हैं, कॉलेज टीचिंग में जाते हैं, तो वहाँ भी आपको एक पेपर देना होगा। तो उसमें भी ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर देने के बाद, रिटन टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होता है, उसमें भी ये टर्म्स पूछी जाती हैं। और एक अकाउंटेंट बनने के लिए तो ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है ही। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटेंट की पोस्ट निकालती हैं और उसमें ये टर्म्स पूछी जाती हैं। तो इनको पढ़ना, अगर आपको अकाउंट्स का एक स्टूडेंट बनना है, एक टीचर बनना है, तो उसके लिए जो टर्म्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज किन टर्म्स की हम बात कर रहे हैं? आज हम बात करेंगे गुड्स की, परचेजेज सेल्स की, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न की, स्टॉक की, डेटर्स और क्रेडिटर्स की, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल की, ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुड्स। गुड्स का जनरल मीनिंग क्या है? कोई भी टेंजिबल आर्टिकल और कमोडिटी। जैसे आप अपने आसपास, अपने घर में आप देखते हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, आप बुक्स को यूज़ करते हैं, ये भी गुड्स हैं। फर्नीचर यूज़ करते हैं अपने घर में, आप फैन यूज़ करते हैं, मोटर कार, बाइक, साइकिल, आप दूध खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं, वॉशिंग मशीन खरीदते हैं घर के लिए, बैग्स खरीदते हैं। ये सारी गुड्स की कैटेगरी में आती हैं। ये टेंजिबल आर्टिकल्स हैं जिनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जो हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बिजनेस में हम लोग गुड्स किसको बोलेंगे? बिजनेस में गुड्स का मतलब है कमोडिटीज इन विच ए बिजनेस डील। व्यवसाय जिसमें व्यापार करता है, जिनको बेचता है। देखिए, क्या मैं यहां पे आपसे पूछूं कि फर्नीचर एक वस्तु है, गुड्स है या नहीं? तो अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो मैं ये पूछूंगा कि आप फर्नीचर को वस्तु तब मानेंगे अगर आप फर्नीचर डीलर हैं। मतलब अगर आप फर्नीचर बेचते हैं तो फर्नीचर आपके लिए गुड्स है। पर एक कपड़ा बेचने वाला व्यक्ति जो है, क्लॉथ मर्चेंट जो है, उसकी दुकान में भी उसने कस्टमर को बैठने के लिए फर्नीचर रखा है, अपने बैठने के लिए फर्नीचर रखा है। तो वहां पे वो फर्नीचर गुड्स ना होके एसेट आएगा। तो फर्नीचर एसेट भी हो सकता है, गुड्स भी हो। हम ये नहीं बोल सकते फर्नीचर सदा एसेट ही होगा, या बुक सदा आप लोगों का। अब जब बुक सेलर की बात कर रहे हैं तो बुक सेलर किस में डील कर रहा है? बुक्स में, तो वो उसकी गुड्स हैं। कपड़े का व्यापारी किस में डील कर रहा है? कपड़े में, तो वो उसकी गुड्स हैं। अब एक फर्नीचर हाउस है, उसमें फैन लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, तो वो उसके लिए एसेट है, क्योंकि वो उसको बेचता नहीं है, बेचने के लिए नहीं रखा है उसने, वो बेचने के लिए तो फर्नीचर रखा है। तो एसी जो है वो एसेट होगी। अब हम ये समझ लें कि ये एसेट ही होता है तो गलत हो जाएगा। सदा एसेट नहीं होती। जब एक इलेक्ट्रिकल शॉप में जाएंगे तो फैन जो है, जो पंखा है, एसी है, जो उसको बेचता है, वो उसके लिए गुड्स होगा। आई होप कि आप समझ गए कि जिनमें वस्तुओं का मतलब वो वस्तुएं जिनमें एक व्यवसाय जो है वो डील करता है, जिनको बेचता और खरीदता है और उसको बेच खरीद के प्रॉफिट अर्न करता है। क्यों खरीदता है गुड्स को? देखिए, दो तरह के व्यवसाय होते हैं। एक होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मतलब सेल एंड परचेज, खरीदा और बेच दिया। जैसे एक शुगर मर्चेंट है, चीनी बेचने वाला व्यापारी है, वो बनी बनाई शुगर मिल से चीनी लाता है और उसको बेच देता है विदाउट मेकिंग एनी चेंज। खरीदा और बेच दिया, किस लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो वो शुगर अपने पास क्यों ला रहा है?
रीसेल करने के लिए। एक बुक सेलर है, बुक खुद थोड़ी बना रहा है, वो तो पब्लिकेशन हाउस से आ रही है, वो उसको बेच रहा है, रीसेल कर रहा है। तो खरीद का क्यों रहा है? वो पहले खरीद रहा है ना, खरीद क्यों रहा है? बेचने के लिए। इसी तरह एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, फॉर एग्जांपल शुगर मिल है, तो आपको पहले शुगर मिल में गन्ना खरीदना होगा, गन्ने से चीनी बनेगी। तो गन्ना क्यों खरीद रहे हो आप? प्रोडक्शन के लिए। आप गन्ने को नहीं बेचोगे, गन्ने की आप उसके रूप को बदलोगे, उसके ऊपर कुछ काम करोगे, उसको चेंज करोगे, एक प्रोसेस के अंदर वो जाएगा और चीनी को आप बेचोगे। तो यहां पे बनाओगे फिर बेचोगे और प्रॉफिट अर्न करोगे। तो आप लोग अपने आसपास जाके देखिए, आपके पास यहां कहीं भी आप रहते हैं, आसपास बहुत सी दुकानें होती हैं। मैंने बोला बिजनेस चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, आप देखिए वो कैसा, कौन कौन सी गुड्स वहां पे डील हो रही हैं, कौन कौन से बिजनेस में कौन कौन सी गुड्स आएंगी। एक आप यहां पे स्टडी कर सकते हैं, जिससे आपका नॉलेज बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। एक करियाने की दुकान है, चावल क्या होगा वहां पे? गुड्स होगी। खुद बना रहा है, खुद नहीं बना रहा है, खरीद रहा है। एक कुरकुरे का पैकेट आप यूज करते हैं, तो आपके लिए वो बना बनाया दुकान के पास आ रहा है, वो खरीद रहा है, बेच रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, पैकिंग भी नहीं कर रहा है, हाथ में दे रहा है आपके, कोई चेंज नहीं कर रहा है। तो यहां पे हम लोग, और गुड्स, जब हम बिजनेस की बात करते हैं, अल्टीमेट पर्पस तो बिजनेस का प्रॉफिट मेकिंग ही है। अब गुड्स को हम क्लासिफाई करते हैं। अब क्यों करते हैं अकाउंटिंग में? क्योंकि आप अगर अकाउंट्स पहली बार यहां पे देख रहे हैं तो आप ये बात नोट कर लो, समझ लो। और अगर आप अकाउंट्स पढ़ चुके हैं तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप लोगों ने, गुड्स इतनी इंपॉर्टेंट है, गुड्स जो है उनके ऊपर ही बिजनेस चलेगा, उन्हीं को खरीदेंगे, उन्हीं को बेचेंगे। तो आपने कभी क्या अपने अकाउंट्स बनाते समय, बिजनेस के अकाउंट्स बनाते समय, न्यूमेरिकल्स करते समय, कभी आपने गुड्स का अकाउंट बनाया? तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि गुड्स का अकाउंट, इस नाम का अकाउंट आप कभी अकाउंटिंग में नहीं देखते हैं। गुड्स को रिकॉर्ड करने के लिए हम यहां पे 5 तरह के अकाउंट खोलते हैं, 4 + 1 5। अब कोई स्टूडेंट ये पूछ सकता है कि अकाउंट क्या होता है, तो जनरली इसके लिए हम बाद में डिटेल में बात करें, पर जनरल सी बात है, जैसे आप बैंक में जाते हैं, वहाँ एक अकाउंट खुलवाते हैं, तभी वहाँ पे आपका कुछ लेखा जोखा होता है। उसी तरह बिजनेस में जब आप लेखा जोखा करेंगे, आप ट्रांजैक्शन लेन देनों को लिखेंगे, तो आप हर आइटम के लिए, हर एसेट के लिए, हर पर्सन के लिए एक अकाउंट खोलेंगे। तो गुड्स के लिए एक अकाउंट नहीं खुलता, ये समझ लो। गुड्स एक बड़ी टर्म है, उसको कवर करने के लिए लगभग 5 अकाउंट खुलते हैं, 4 + 1। 4 अकाउंट तो डायरेक्टली रिलेटेड है। पहला अकाउंट है परचेजेस। जब भी आप वस्तुओं को खरीदते हैं, वस्तुओं में जिनमें हम व्यवसाय कर रहे हैं, जिनको हम बेचते हैं, जिनको बेचना खरीदना हमारा व्यवसाय है, जब उनको खरीदते हैं तो परचेजेस बोलते हैं। खरीदी हुई वस्तुओं को जब हम वापस कर देते हैं तो परचेजेस रिटर्न बोलते हैं। मान लीजिए आपका यहां पे एक आप चेयर बेचते हैं, आप गोदरेज की 100 चेयर ले ली, आपने चेयर ही बेचते हैं, आप उसके व्यापारी हैं, तो चेयर आपके लिए गुड्स हो गई। अब आपने 100 चेयर जो मंगवाई, उसमें से 20 चेयर ऐसी थी जो आपने कलर बोला था उसके अकॉर्डिंग नहीं थी, तो आप उनको वापस कर देंगे, तो परचेज रिटर्न हो गया। जब खरीदी हुई वस्तुओं को वापस कर देते हैं, परचेज रिटर्न। और यहीं पे नेट परचेज निकलती है। नेट परचेज का मतलब होता है परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है जो आगे यूज होगी, तो हम सीख गए। परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न नेट परचेजेस होता है, तो 100 - 20 80 चेयर्स हो गई। अब सेल्स क्या होता है? जब बेच देते हैं, खरीदी क्यों थी? कि कुछ पैसा कमाएंगे, उसके ऊपर प्रॉफिट कमाएंगे। 1000 की चेयर है, 1200 में बेचेंगे, 200 रुपए का प्रॉफिट कमाएंगे एक चेयर के ऊपर। बेच दी तो पूरी नहीं बिकी, 60 बेची। अब वहां पे भी ऐसे हुआ, जिसको बेची वो आपका कस्टमर है, वो आपसे ले तो गया, पर घर में जाके उसको लगा कि मैं कलर गलत ले आया हूं या डिफेक्टिव है या उसको कुछ प्रॉब्लम लगी, वो 10 शेयर वापस कर गया। इसका मतलब नेट कितनी बिकी? 60 - 10, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, आपकी नेट सेल हो गई। तो आपके पास 80 गुड्स थी, उसमें से 60 बिक गई। 80 आपने खरीदी थी नेट, 50 बिक गई, तो बची कितनी? 30 अनसोल्ड गुड्स, जो बिकी नहीं है। अनसोल्ड गुड्स को स्टॉक बोलते हैं। तो ये टर्म्स हमने समझी अभी। अब ये प्लस इनवर्ड क्यों लिखा है? देखो यहां पे जब भी कोई चीज बिजनेस में आती है तो प्लस हो जाती है। परचेज का नेचर होता है ये प्लस कर देता है। एक छोटा सा एग्जांपल है, आपके पास 4 पेन थे, एक आपने खरीद लिया, कितने हो गए? 5। परचेज का मतलब प्लस,
और इन का मतलब भी प्लस, इन आया तो इनवर्ड प्लस इनवर्ड। अच्छा, अगर आप माइनस की बात करें, अब सेल्स है, आपके पास 5 पेन थे, एक आपने बेच दिया, कितने रह गए? 4। तो सेल्स का मतलब माइनस होता है, परचेज का मतलब प्लस, सेल्स का मतलब माइनस। इसी तरह परचेज का मतलब जब प्लस है तो परचेज रिटर्न का मतलब क्या हो जाएगा? माइनस। और सेल्स का मतलब माइनस है तो सेल्स रिटर्न का मतलब क्या हो जाएगा? प्लस। और प्लस को हम यहां बोल रहे हैं इनवर्ड और माइनस को बोल रहे हैं आउटवर्ड। आई होप कि आपको ये फिगर सारा ही क्लियर हो गया। अगर आपको देखिए कुछ बात समझ में नहीं आती है तो आप स्लाइड को रोकिए, यहाँ पे वीडियो को रोकिए, वहाँ उसको देखिए और उसके बाद वीडियो सुनिए, फिर से जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसको फिर सुनिए, या सुनने के बाद रोकिए या रोक लीजिए फिर सुनिए, आपको ये क्लियर हो जाएगा क्या अभी तक मैंने बताया है। इसी को मैंने फिर से क्लियर किया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। परचेजेस, जब आप खरीदते हैं, आप व्यापारी हैं, आप चीनी बेच रहे हैं, आप बुक्स बेच रहे हैं, तो आप नगद भी खरीद सकते हैं, उधार भी खरीद सकते हैं। तो परचेजेस का मतलब सभी तरह की परचेजेस, चाहे आपने नगद की हैं चाहे उधार की हैं। परचेजेस वर्ड जो है बिजनेस में, ये याद रख लेना, ये गोल्डन वर्ड है, ये आज के बाद आप कभी भूलेंगे नहीं इसको। हम गुड्स के लिए यूज करते हैं, एसेट के लिए नहीं। और गुड्स हर बिजनेस के लिए अलग अलग होंगी। हमारा बिजनेस और बुक्स का है तो बुक्स हमारे लिए गुड्स हैं, फर्नीचर का है तो फर्नीचर हमारे लिए गुड्स हैं, तो बदलती जाएंगी ये। तो हमारे लिए जो चीज गुड्स है उसको हम परचेजेस बोलेंगे, जब वो खरीदेंगे तो बोलेंगे परचेजेस गुड्स या परचेजेस। बाकियों के लिए बोलेंगे, जैसे मशीनरी खरीदी तो मशीनरी एसेट होगी, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर एसेट होगी, तो जिसमें हम डील करते हैं वो गुड्स होगा। अब क्यों खरीदी हैं आपने गुड्स, अभी हमने समझ लिया, रीसेल के लिए या दूसरे किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। बुक्स खरीदी, आगे बेचना है। गन्ना खरीदा, आगे आप चीनी बनाओगे। और सेल और परचेज सबसे रेगुलर एक्टिविटी होती है, हम डेली खरीदते हैं, डेली बेचते हैं, और जितना ज़्यादा खरीदेंगे, जितना ज़्यादा बेचेंगे, उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है। सेल्स भी दोनों लेनी है, कैश भी और क्रेडिट भी। और सेल्स वर्ड भी किसके लिए यूज़ करना है? गुड्स को बेचने के लिए, क्योंकि बिजनेस किस लिए कर रहे हैं हम लोग? गुड्स को बेचने के लिए। सेल्स वर्ड उसी के लिए यूज़ होगा, गुड्स के लिए। और गुड्स क्या है हम पहले भी समझ चुके हैं। और जब एसेट्स बेचते हैं तो उसके लिए स्पेसिफिकली एसेट का अकाउंट हम खोलते हैं। अब परचेज रिटर्न क्या है हमने समझ लिया, जब आप खरीदी हुई वस्तुओं को वापस कर देते हैं, और इसको रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। मैंने पीछे समझा दिया था, बाहर जा रहा है, आउटवर्ड। और सेल रिटर्न क्या हुआ? जब आपने वस्तुएं बेची हैं किसी को, जो आपका ग्राहक है वो आपको वापस दे जाता है, तो वापस बिजनेस में वस्तुएं आ रही हैं, इसलिए इनको इनवर्ड बोलते हैं। तो रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। आउट का मतलब माइनस, इन का मतलब प्लस। तो यहां पे हम लोग ये 4 टर्म्स क्लियर कर चुके हैं। अगली टर्म्स इन्हीं से रिलेटेड हैं। अब स्टॉक समझ चुके थे हम लोग, 30 चेयर बच गई थी। बैलेंस ऑफ अनसोल्ड गुड्स एट ए पर्टिकुलर डेट, एक तिथि को, एक निश्चित तिथि को आप जाओ, कभी भी चले जाओ, वो तिथि कभी भी हो सकती है। तो कोई भी बिजनेस होगा, ये नहीं होगा खाली होगा, उसने कुछ ना कुछ वस्तुएं होंगी, और जिन वस्तुओं में डील करता है वो कुछ ना कुछ उसने अपने स्टॉक में रखी होंगी। वो सारी वस्तुएं जो आपको उस बिजनेस में दिखेंगी वो उसका स्टॉक है। अभी हमने बात की थी जैसे 30 चेयर। और बिजनेस में हम बात करते हैं, अकाउंट्स जो बनाए जाते हैं वो उस वार्षिक आधार पर बनाए जाते हैं। और जनरली फाइनेंशियल ईयर जो है, आपका वर्ष जो है, ऐसे तो जनवरी से स्टार्ट होता है, 1 जनवरी से 31 मार्च, पर हम लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट बन गए हैं। अब हमारा जो वर्ष स्टार्ट होगा वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को खत्म होगा। तो 31 मार्च को हम जाएंगे और जानना चाहेंगे कि भाई क्लोजिंग स्टॉक बचा कितना है, किसका? अनसोल्ड गुड्स का। गुड्स का कितना स्टॉक बचा, जो कितनी वस्तुएं नहीं बची हैं, जो बिकी नहीं है। अनसोल्ड गुड्स, जो वस्तुएं बिकी नहीं है, अनसोल्ड गुड्स का स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर। और इस साल का जो अंतिम स्टॉक होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा, वो अगले साल का महज 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल आएगा ना। तो 31 मार्च को रात को जो आपने स्टॉक रखा होगा वो दूसरे दिन का मॉर्निंग का क्या बन गया? वो ओपनिंग बन गया। तो यहां पे आपने ये बात समझनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको इन्वेंट्री के नाम से भी जाना जाता है। अब इसकी प्रकार कितने होते हैं? तो जो एक ट्रेडिंग कंसर्न है, जैसे मैंने अभी बताया, बुक सेलर है, बुक्स बनी बनाए ला रहा है, उसको बेच रहा है, तो रेडीमेड फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक होगा। पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी, शुगर मिल की बात की थी, रॉ मटेरियल होगा उसके पास, खरीदेगा क्या? गन्ना खरीदेगा। अनप्रोसेस्ड होगा, गन्ना खरीदा, अनप्रोसेस्ड मटेरियल है,
उसका स्टॉक होगा उसके पास, काम नहीं करना है उसने, बिजनेस को चलाना नहीं है उसको, हर समय स्टॉक चाहिए। वर्क इन प्रोग्रेस, अब गन्ने से जूस बनेगा, रस बनेगा, उस रस से गुड़ बनेगा और गुड़ से चीनी बनेगी, तो चीनी तो हो गया फिनिश्ड प्रोडक्ट, वो कंप्लीटेड है पर अभी बिका नहीं है। जो बन चुका है पर अभी बिका नहीं है वो तो हो गया फिनिश्ड गुड्स। जो भी गन्ने की फॉर्म है वो तो हो गया रॉ मटेरियल, पर जो बीच ऐसे में है, जो ना तो पूरी तरह से बन चुका है ना तो कच्चे माल में पड़ा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस। तो हमें जूस की और गुड़ की जो बात की वो वर्क इन प्रोग्रेस है आपका। तो तीनों का स्टॉक पड़ा होता है। अब नीचे एक फिगर दिया, रॉ मटेरियल देखो बिल्कुल रॉ शेप में है, वर्क इन प्रोग्रेस थोड़ा सा बन चुका है, फिनिश्ड गुड देखिए पूरा तैयार हो चुका है, इसको बेच सकते हैं। अब अगली टर्म है डेटर। जब हम सेल करते हैं तो सेल दो तरह से हो सकती है, दो ही तरीके से, दो ही तरीके हैं दुनिया में बेचने के, कैश में बेच दो, क्रेडिट में बेच दो। कैश में बेचा, टेंशन लेस काम, पैसा आ गया, एसेट है आपकी, आराम से सो जाइए रात को। पर जब आप सेल करोगे उधार पे, उधार बेचा, वस्तुएं चली गई, पैसा नहीं मिला, क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? फ्यूचर में मिलेगा। क्या हो गई? एसेट। कौन सी एसेट? करंट एसेट, बहुत जल्दी मिल जाएगा, 1 साल के अंदर तो मिल ही जाएगा। किससे मिलेगा? वो डेटर हुआ। डेटर वो पर्सन है जिससे बिजनेस ने कुछ पैसा रिकवर करना है। अब क्यों रिकवर करना है? क्योंकि उसको गुड्स बेची हैं, उधार बेची हैं, और भी कोई ऑब्लिगेशन हो सकती है उसके ऊपर। और ये डेटर जो है कुछ और नामों से भी जाना, जैसे सन्ड्री डेटर के नाम से जाना जाता है, बुक डेट्स के नाम से इनको जाना जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं साथ में छोटा सा। मान लीजिए सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 टू राज। ये बेची किसने? सबसे पहले सोल्ड गुड्स, सदा वर्ड लगाना है अपने आप, बिजनेस सोल्ड गुड्स, क्योंकि हम काम किसके लिए कर रहे हैं? बिजनेस के लिए। बिजनेस सोल्ड गुड्स, मैंने लिखा नहीं है, अब बोल रहा हूं, देख लो जरा। सोल्ड गुड्स, बिजनेस सोल्ड गुड्स वर्थ ₹1,000 टू राज ऑन क्रेडिट बेसिस। राज को वस्तुएं बेची, बिजनेस ने बेची, बिजनेस की वस्तुएं कम हो गई, राज के पास चली गई, पर पैसे नहीं मिले। तो मिलेंगे नहीं? मिलेंगे। किससे मिलेंगे? राज से मिलेंगे। कब मिलेंगे? फ्यूचर में मिलेंगे। और जब तक नहीं मिलेंगे तो राज हमारा डेटर हो गया, उसने हमारे पैसे देने हैं, वो हमारी एसेट है, जिससे पैसा मिलना है फ्यूचर में, वो एसेट है, और जिसको पैसा देना है वो लायबिलिटी है। तो ये एसेट है। और यहां पे आपने बिजनेस साइड को देखना है। राज तो आपको इंफॉर्मेशन के लिए दिया है, क्योंकि अकाउंटिंग हम बिजनेस की कर रहे हैं, कहानी हम बिजनेस की सुनेंगे, राज की कहानी नहीं सुनेंगे। डेटर्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है? डेटर को 3 तरह से क्लासिफाई किया जाता है। गुड डेटर, जो टाइम का पैसा दे देंगे, पास्ट हिस्ट्री ऐसी बोल रही है, पक्का दे देते हैं, बड़ी अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन है। डॉटफुल, पहली बार आ रहे हैं, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। पास्ट हिस्ट्री बोलती है इनको सेल तो कर दो, पैसा मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता, और डॉटफुल होते ही होते हैं बिजनेस में। बैड डेट्स, जिनसे पैसा रिकवरी नहीं होगा, जिनको सेल तो कर दी, एक ग्राहक है उसको सेल आपने कर दी, उसकी डेथ हो गई, अब कहां से पैसा मिलेगा? अभी कहां से पैसा लोगे? उससे रिश्तेदारों से ले लोगे। मान लो कोई रिश्तेदार भी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है उसकी, तो नहीं मिलेगा। अब रिकवर भी नहीं कर सकते हैं, इंसॉल्वेंट ही हो गया, दिवालिया ही हो गया, वैसे खड़ा हो गया जी मेरे पास कुछ नहीं है, कहां से लोगे? कोर्ट में खड़ा हो गया जी मेरे पास कुछ नहीं, कहां से लोगे पैसा? आप उसको रिकवर ही नहीं कर सकते। बिल्स रिसीवेबल, अब डेटर से रिलेटेड अगली टर्म में बिल्स रिसीवेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में आपको दिखती है। बिल्स रिसीवेबल, देखिए कहानी, डेटर तक की कहानी मैं आपको सुना चुका हूं, 4,000 तक हम पहुंच चुके हैं। जिसको नहीं पता लगी है पीछे वाला, जो पीछे जाके सुन लो उसको दोबारा से। तो डेटर वो पर्सन है जिससे पैसे लेने हैं हमने, 4,000 रुपए लेने हैं। अब ये जो डेटर बोल रहा है कि मुझे वस्तु तो दे दो आप 4,000 रुपए की, पर मैं आपको पैसे जो है बाद में दे दूंगा। अब क्वेश्चन बिजनेस कर रहा है, कब दोगे भाई? बाद में। हाँ दे दूंगा, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद। अब नया कस्टमर है, या ऐसा कस्टमर है जिसकी पास्ट हिस्ट्री बोल रही है कि ये गड़बड़ करता है पेमेंट में, तो उसको आप बोलोगे भाई ऐसा करो, कुछ लिख के दे दो हमें, कुछ पक्का पक्का लिख के दे दो, कितनी तारीख को पैसे दे दोगे? तो बिल्स रिसीवेबल क्या है? एक बिल्स हैं जिनकी वजह से हमें पैसा मिलेगा। उस बिल के ऊपर किसके साइन होंगे? स्वीकृति होगी कस्टमर की कि मैं पेमेंट कर दूंगा बिजनेस को, ये पर्टिकुलर अमाउंट है, ये पे कर दूंगा, और इसको पे करने इतनी तारीख को पे कर दूंगा, और अनकंडीशनल है, कंडीशन नहीं है कि मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा, आपने जो गुड्स दी मेरे को आगे मैंने बिजनेस में बेचनी है, मैंने यूज करनी है, अच्छी निकलेंगी तो पेमेंट कर दूंगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। आपके पैसे मैं दे दूंगा इतनी तारीख को। वो बिल आपके पास एक रिटर्न गारंटी है, वो आपको श्योर कर देता है, आपको मजबूत कर देता है,
आपको पैसा मिलने की जो आश्वासन है वो बढ़ जाता है, और ये एसेट है आपकी, और इसमें पैसा बहुत जल्दी मिल जाएगा, करंट एसेट है। अब ये ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं? देखिए, जब हम वस्तुएं बेचते हैं, खरीदना और बेचना ट्रेड है। जब वस्तुएं बेचते हैं तो जिनको बेचते हैं और पैसे उधार भेजा, अभी पैसे मिलेंगे, वो डेटर हो गए, तो 6,000 के डेटर है, और जिनसे लिखवा के ले लिया वो रिसीवेबल हो गए, 4,000 के रिसीवेबल हैं। तो टोटल कितना पैसा मिलेगा हमें? 10,000 व्यक्तियों से। 6,000 डेटर के रूप में देंगे, 4,000 बिल्स रिसीवेबल के रूप में देंगे। हैं तो दोनों ही बिजनेस में पैसा देने वाले, जिनसे हमें पैसा मिलेगा। बिजनेस को उनसे पैसा मिलेगा, ट्रेड रिसीवेबल, पैसा मिलेगा। वस्तु क्यों मिलेगा? क्योंकि वस्तुएं बेची थी, ट्रेड किया था उनके साथ। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? अब सेल्स के साथ परचेजेस भी दो तरह की होती हैं। कैश आपने खरीदा, पैसे दिए, कैश कम हो गया, खर्चा किया, बात खत्म हो गई। उधार खरीदा, बिजनेस के लिए उधार खरीदा, पर पैसे नहीं दिए, तो क्या देने भी नहीं है? देने पड़ेंगे। कब देने पड़ेंगे? फ्यूचर में देने पड़ेंगे, लायबिलिटी होगी। किसको देने पड़ेंगे? क्रेडिटर को। जिसको देने पड़ेंगे वो क्रेडिटर। क्यों देने पड़ेंगे? वस्तुएं खरीदी हैं। इसको सन्ड्री क्रेडिटर, सभी को ऐड कर देंगे, सन्ड्री क्रेडिटर बोल देंगे। एग्जांपल है, अब परचेज गुड्स, अब फिर से मैं बोल रहा हूं, किसने खरीदी? बिजनेस परचेज गुड्स वर्थ ₹1,000 फ्रॉम अजय ऑन क्रेडिट। अब अजय से खरीद ली, देखना बिजनेस को है। जब गुड्स खरीदोगे तो गुड्स आपके पास आएंगी, परचेज का मतलब प्लस होता है, पहले बता दिया। 10,000 1,000 की गुड्स आपके पास आ गई, कैश अभी दिया नहीं है, तो क्या देना भी नहीं है? देना पड़ेगा। किसको देना है? अजय को। अजय क्रेडिटर हो गया, आपकी लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है। कब तक लायबिलिटी रहेगी? कब तक क्रेडिटर रहेगा? जब तक पे नहीं कर दोगे। जिस दिन पे कर दोगे क्रेडिटर खत्म हो जाएगा। बिल्स पेपर बिल्कुल सेम स्टोरी है। जब आप लोगों से लिखवा के ले रहे हैं तो जो आपके क्रेडिटर हैं, जो सप्लायर हैं, जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, आपकी शुगर मिल है जो गन्ना सप्लाई कर रहे हैं, वो आपसे लिखवा के ले रहे हैं। हो सकता है आपने पेमेंट में गड़बड़ की हो सकता है वो व्यक्ति जो है वो आप पर इतना विश्वास नहीं कर पा रहा हो, तो आपको बोल रहा है कि लिख के दे दो। तो जब आप लिख के देंगे, आप स्वीकृति देंगे कि इतना अमाउंट इतनी तारीख को मैं दे दूंगा, अनकंडीशनल, कोई शर्त नहीं है इसमें, रिटर्न गारंटी है, लोगों को दे रहे हैं, चिट्ठी है, बिल है, और इस बिल की वजह से आपको पैसे देने पड़ेंगे। कब देने पड़ेंगे? फ्यूचर में। फ्यूचर में देने पड़ेंगे, लायबिलिटी। जब भी फ्यूचर में पैसे देने पड़ेंगे तो वो लायबिलिटी, फ्यूचर में पैसे मिलेंगे तो एसेट, और बहुत जल्दी देने पड़ेंगे, करंट लायबिलिटी। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड खरीदा फिर बेचा, खरीदा उधार खरीदा, क्रेडिटर्स आ गए, हमने उनको लिख के दे दिया, बिल्स पेबल हो गए। टोटल कितने हो गए? 10,000। ट्रेड की वजह से कितने लोगों को देना है? हमने 10,000 रुपीज हमने पे करने हैं। तो यहां पे हमने कोशिश की है कि जो भी टर्म मैंने आपको बताई है, देखिए गुड्स से चले थे और हम जब क्रेडिटर्स तक पहुंचे, ट्रेड पेबल्स तक पहुंचे, तो एक एक आइटम आपस में रिलेटेड है। मैं आपको ये बात बोल रहा हूं कि आप अकाउंट्स में ये नहीं बोल सकते कि एक टर्म मैंने पढ़ ली, छोड़ो, दूसरी नहीं पढ़नी है, तीसरी नहीं पढ़नी है, चौथी जाके पढ़ूंगा, पता नहीं लगेगा। आपस में टर्म्स रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हम 2 वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अब बहुत थोड़ी टर्म्स रही हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बिजनेस में। तो आने वाली वीडियो में हम उसकी बात करेंगे। आप जो ये मैं वीडियोस आप लोगों को शेयर कर रहा हूं, आपके पास जा रहे हैं, आप इनको देख रहे हैं, अगर आप इनको सुनेंगे भी तब भी आपको क्लियर हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं बड़ी लेमैन लैंग्वेज में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को चीजें बता पाऊं, पर आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, क्योंकि हार्ड वर्क को कुछ भी रिप्लेस नहीं कर पाता है। सो आप लोग मेहनत करते रहिए, मेहनत करिए, मेहनती बनिए, अच्छे बनिए, आपके अपने भविष्य के लिए बहुत बढ़िया है। थैंक यू।